आया है, अभी तक जो जाना जा चुका है उसके बारे में मुझे पूछना है। कौन बताएगा मुझे मोह में और राग में क्या अंतर है? मोह और राग दोनों शब्द, दोनों में अच्छा लगना होता है। श्वेता ध्यान आ रहा है? हाँ हाँ सर, आपने बताया था। हाँ सर मोह मूर्छा रूप परिणाम है। हाँ, मोह मूर्छा रूप परिणाम है। मूर्छा यानी अच्छा लगना, हाँ, बेहोशी का परिणाम, नहीं, आसक्ति। अच्छा लगना, उसमें आ सकती। हाँ, और राग? और राग विषयों में किसी के प्रति ममत्व भाव होना, उसको राग कह सकते हैं। उसे मोह नहीं कह सकते अपन। मोह भी कह सकते हैं। राग बताओ डिफरेंस। सर बताएं, ये बहुत अच्छा। हाँ, अपने से होगा वो मोह शरीर के प्रति। शरीर के प्रति मोह राग भी हो सकता है। शरीर के प्रति मोनी राग तो शरीर के प्रति राग होता है, हम लोगों को मोह होता है। क्या सौंदर्य है देखो इसका। मैंने डेंसिटी से बताया था अंतर। मोह यानी अत्यंत आसक्ति का परिणाम, अत्यंत आसक्ति। और इस अत्यंत आसक्ति को समझने के लिए मैंने कहा था कि चेतन वस्तुओं के प्रति मोह होता है और जड़ वस्तुओं के प्रति राग होता है। सही है। जैसे तुम्हारा अपने बेटे के प्रति क्या है? मोह का परिणाम है, और अपने चश्मे के प्रति राग का परिणाम है। घर के प्रति राग का परिणाम। तो बस आसक्ति के डिफरेंस से हमने मोह और राग का डिफरेंस समझने की कोशिश की है ना। कोई भी जीवित व्यक्ति, उसके प्रति जो तुम्हारी आसक्ति है, निश्चित रूप से यदि तुम इंसान हो तो जीवित से ज्यादा प्रेम करोगे, ना कि अजीवित से। और ये तो वो महाशठ और धूर्त कहेंगे अपन उन्हें, जो अपने अजीवित से ज्यादा प्रेम करते हैं। सही है ना? इसलिए भाई जीवन की कीमत समझो। जीवित व्यक्तियों के प्रति किया गया परिणाम, उसे हमने मोह की श्रेणी में रख दिया। मोह, अत्यंत आसक्ति, मूर्छा भाव। मूर्छा और मूर्छा भाव को परिग्रह के साथ भी जोड़ा है, इसलिए दोनों तरह का मोह। अब देखो इसमें हम चूंकि पढ़ रहे हैं किसको? गुण स्थान को। तो इसमें मोहिनी कर्म का जो भेद प्रभेद का खांचा हमने खींचा था, उसके अंदर डिवीजन करके देखना। इसमें दर्शन मोहिनी के परिणाम को सारा कहेंगे मोह, और चारित्र मोहिनी की सारी कषायजन्य परिणति को कहेंगे राग। ओके, दर्शन मोहिनी के 3 भेद जल्दी से बोलो श्री बहन जी, कौन कौन से थे? मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति। हाँ, मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति। इन तीनों के द्वारा जो भी कार्य हो रहा है उसे हम क्या डालेंगे? मोह के खाते में डालेंगे। ठीक है, यानी दर्शन मोह के परिणाम को कहेंगे मोह, और चारित्र मोह के परिणाम। चारित्र मोह में शिल्पी कौन कौन सी कषाएं शामिल है? सभी कैसा है सर? कितनी होती है कषाएं? 16 और 9 25। वेरी गुड। तो ये सारे की सारी कषाय के उदयजन्य परिणाम को कहाँ डाल देंगे अपन शिल्पी? राग में। राग में, हाँ। हाँ, अब 5वें गुणस्थान वर्ती को बोलो, मोह होता है कि राग होता है? राग। हाँ, फिर इतनी सोचने की जरूरत पड़ती है क्या? दर्शन मोह जहां तक है वहां तक मोह है। दर्शन मोह गया और चारित्र मोह बचा है, वहां क्या है? राग है। राग, हाँ। अब डिवीजन कभी भूलना नहीं भाई, है। राग की परिभाषा पढ़ लो, क्या लिखा है? किसी पदार्थ को इष्ट जानकर उसमें जीव के प्रीति रूप परिणाम का होना, वह राग है। किसी पदार्थ को इष्ट जानकर उसमें जीव के प्रीति रूप परिणाम का होना, वह राग है। आपको अपनी भाषा में भी इसको, मैंने कहा ना, यहाँ भाषा पे जोर जहां देना होगा वही मैं आपको सचेत करूंगा। बाकी आप अपनी भाषा में समझो, विचारो, टेंशन मत लो इस चीज की। समझ में आना चाहिए बात हमें। तो मोह और राग का आपको बिल्कुल ख्याल में आया सभी को? पूरब भाई ख्याल में आता है? हाँ सर। हाँ जी, है ना। ध्यान में रखना, मोह यानी अत्यंत आसक्ति और राग यानी उससे थोड़ी कम लेवल की आसक्ति। फेविक्विक का जोड़ और फेविकॉल का जोड़, ऐसा ही है, जोड़ दोनों में ही हो रहा है। राग यानी जुड़ना। तो पदार्थ को इष्ट जानकर उसके प्रति आसक्ति, इसका नाम राग। और किसी भी जीवित व्यवस्था को या सचेतन व्यवस्था से होने वाला जो आसक्ति का परिणाम, उसका नाम मोह, ऐसा भी कह सकते हो। चलिए आगे कहते हैं।
माया, लोभ, हास्य, रति, 3 वेद रूप परिणाम, पर पदार्थों के प्रति आकर्षण, स्नेह, प्रेम, ममत्व बुद्धि और भोक्तृत्व बुद्धि, आसक्ति इत्यादि चारित्र मोहनी कर्म के उदय के समय में अर्थात निमित्त से होने वाले जीव के चारित्र गुण के कषाय रूप परिणमन अर्थात परिणामों को राग कहते हैं। ये मैंने इतनी तेज इसलिए पढ़ दिया क्योंकि मैंने सीधा सीधा तुम्हें एक ग्रुप दे दिया। चारित्र मोह का ग्रुप वो जो भी पर पदार्थों के प्रति कषाय भाव पैदा करवाए उसका नाम राग जानना है ना। अब चारित्र मोह के पूरे ग्रुप में अब देखो ये शब्द जो मैंने बोला है ना, इसमें तुम अपनी बुद्धि से करेक्शन कर सकते हो। क्या करो कि आपने कहा था कषायें 4 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी कषायें 4 प्रकार की? बताओगे 4 कषायों के नाम? माया लोभ, क्रोधमान माया लोभ। चलिए, क्रोध मान माया लोभ ये तो बता ही दिया है। इसमें आप बता पाओगे राग रूप कितनी है और द्वेष रूप कितनी है कषाय? राग रूप है, 2 द्वेष रूप है, 2 राग 2 द्वेष। हाँ, तो अब जो द्वेष रूप कषाय है क्रोध और मान, उनके परिणामों को इसमें क्या कर दो, डिलीट कर दो। हाँ, माया तो फिर राग रूप परिणाम किसे कहेंगे? तो संपूर्ण माया और चारों में क्या हो जाएगा, डिवीजन हो जाएगा। हाँ, बस वो डिवीजन के द्वारा कही गई ये बात पूरा का पूरा पैराग्राफ बन गया है। समझ में आ रही है बात? क्या कहा मैंने नीलेश भाई? हाँ सर। हाँ, यहाँ अंतर पकड़ना, राग और द्वेष में जब कषायों को हमने रखा तो इसमें 2 राग कषाय की जातियां राग में रखी हैं। तो इन 2 कषायों के द्वारा उत्पन्न परिणाम को हम क्या कहेंगे? राग। कौन सी 2 कषायें? माया और लोभ। और बाकी की 2 कषायों को राग में नहीं रखेंगे, वहां कहाँ लेके जाएंगे अपन उसे? द्वेष में। तो सबसे पहले जो मैंने कथन किया था कि चारित्र मोह के द्वारा पैदा होता है राग और दर्शन मोह के द्वारा पैदा होता है मोह। तो उसमें जो चारित्र मोह के द्वारा पैदा होता है राग, उसमें अपन कर सकते हैं ना, वो करेक्शन करना आया। उसमें चारित्र मोह का कितना हिस्सा लेना है और कितना छोड़ना है, बस यही वाली बात तो आपको पकड़ में आनी चाहिए। चारित्र मोह का सब पूरा हिस्सा हो गया ना कषाय, पूरा हिस्सा बोले तो संपूर्ण कषाय, बराबर। संपूर्ण कषायों को राग के अंदर ही रखें तो फिर द्वेष का खाता कैसे खोलोगे? इसमें द्वेष रूप समझ में आया ना? राग रूप और द्वेष रूप 2 स्थितियां कषायों की। तो ये वाली बात सूक्ष्मता से जानने पर जो कथन मैंने पहले किया उसमें भी आप करेक्शन कर लेना। तो यही करेक्शन कराने के लिए तो मैंने आपसे कहा था और जरा गहराई से विचारो। अभी तो देखो स्थूल सर, यानी पंडित जी ने माया और लोभ कषाय होगी जो अपन चारित्र गुण के जो चारित्र मोह के जो वो बनाया, ग्रुप बनाया, उसमें सिर्फ माया और लोभ की कषाय को ही लेंगे। बिल्कुल, क्योंकि राग रूप परिणति 2 कषायों की ही है। नहीं लेंगे ना उसमें सभी नहीं लेंगे। सभी में कौन कौन सी चीजें छोड़ेंगे? यही वाली क्रोध और मान वाली। बताओ क्रोध कितने प्रकार का होता है दीदी? 4 प्रकार का होता है ना। कैसे? क्रोध कितने प्रकार का होता है? क्रोध भी 4 हो जाएगा ना, अनंतानुबंधी 4 हो जाएंगे ना। बिल्कुल। और मान भी कितने प्रकार का? वो सभी 4 हो जाएंगे। सब 4 ही होते हैं ना। हाँ, 4 होंगे सभी तरह के। सोचो सोचो, जरा विचार करो, अपने अंदर पलने वाला क्रोध, उसकी 4 जातियां बना दी आचार्यों ने। यानी कितना गहरा स्कैनिंग हो रहा है परिणामों का। अनंतानुबंधी क्रोध, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संजुलन क्रोध, ये 4 तरह का क्रोध तुम अंदर में रह के लेके बैठे हो। खत्म करो इसको। तो चारों जाति का क्रोध तुम्हारे लिए नुकसानदायक है। ये लेकिन चारों जातियों का क्रोध कौन से उसमें जाएगा? तो कह रहे हैं भाई साहब ये चारों जातियों का क्रोध द्वेष के खाते में जाएगा, राग के खाते में नहीं जा रहा है। तो राग के खाते में जाएगा कौन? माया और लोभ। ठीक है, अब समझ में आया थोड़ा थोड़ा? हाँ। चलो, अब आता है नीचे एक कि मोह किसे कहते हैं, राग किसे कहते हैं, और नीचे का प्रश्न कह रहा है द्वेष किसे कहते हैं। द्वेष, बराबर। अब द्वेष में रख लो क्रोध और मान को, रख लिया ना नीचे। तो जरा क्या लिखा है?
किसी पदार्थ को अनिष्ट जानकर उसमें जीव के अप्रीति रूप परिणाम का होना द्वेष है। ठीक है, द्वेष यानी बुरा लगना, राग यानी अच्छा लगना, और मोह यानी अत्यंत अच्छा लगना। ऐसी भी परिभाषा सरल बना सकते हो। ठीक है, अब नीचे दिया है जो पैराग्राफ, उसमें क्रोध, मान, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा और पर पदार्थों के प्रति घृणा, ईर्ष्या, द्वेष, जलन, द्रोह, असूया। असूया शब्द सुना है कहीं? नहीं सुना। नहीं सुना? नहीं सुना। अतिचारों में पढ़ा था अपन ने, अणुव्रतों आदि के। असूया, असूया का मतलब भी वही होता है, ईर्ष्या। जो ऊपर आगे लिखा है ना ईर्ष्या, ये भी असूया के अंतर्गत आती है। असूया इत्यादि चारित्र मोहनी कर्म के उदय के समय में अर्थात निमित्त से होने वाले जीव के चारित्र गुण के कषाय रूप परिणमन अर्थात परिणामों को द्वेष कहते हैं। चारित्र गुण के कषाय रूप परिणमन अर्थात परिणामों को राग कहते हैं। ऊपर भी यही बात और नीचे भी यही बात। बस क्या डिफरेंस आया दोनों में? बस दो कषाय राग और द्वेष का। हाँ, एक में अलग कषायें थी और एक में अलग कषायों की जोड़ी है। तो अब आपको मेहनत ये करनी होगी कि जो आपकी 25 कषायें हैं उनमें कौन सी द्वेष में रखी जाएंगी और कौन सी राग में रखी जाएंगी, ये भेद आपको पकड़ना होगा। ठीक है, राग रूप। और मोह में क्या क्या रखेंगे अपन मुकुट दीदी? मोह में तो पूरी जाएगी ना, राग मोह में तो द्वेष। सारा ही हो जाएगा ना सर। मोह में तो सारी आएगी ना 25 से। सारा होगा ना मोह में। मोह में आ जाएगा वो। नहीं, मोह में तो दर्शन मोहिनी की है ना। यस, दर्शन दर्शन मोहनी। गुलिस्तान पढ़ रहे हो तो? दर्शन मोहिनी की। दर्शन मोहनी के आएंगे। दर्शन मोहनी की तीनों तरह की प्रकृतियों के द्वारा उत्पन्न जो परिणाम है, चाहे राग हो चाहे द्वेष हो, सब मोह के खाते में आएंगे। सब मोह के खाते। सोचो सोचो, एक राजा दूसरे राजा से लड़ाई कर रहा है, ये द्वेष का परिणाम है कि मोह का परिणाम है? क्या है, कौन सा परिणाम बोलो? लड़ रहा है तो द्वेष हुआ ना? हाँ, लड़ क्यों रहा है इसके पीछे देखो। काय के लिए लड़ रहा है? राज्य के लिए। तो फिर क्या हुआ? कहा ना, दादा बोलते हैं अपने कि बताओ ये जो महाभारत हुई, रामायण हुए, ये युद्ध हुए, क्यों हुए बताओ? क्योंकि पांडव और कौरवों में दुश्मनी थी। रागवशी हुए ना सर। अरे युद्ध राग के ऊपर खड़े होते हैं। राग के ऊपर खड़े हुए। हाँ, जर, जोरू और जमीन, ये तीन चीजें युद्ध का मूल कारण बोली है बुजुर्गों ने। जर, जोरू और जमीन, है ना? तो जो ये क्या बोलते हैं, रामायण की लड़ाई किसकी लड़ाई थी? द्रौपदी की। जोरू के लिए। वो भी तो जोरू के लिए। जोरू की थी। और महाभारत की लड़ाई जमीन के लिए। जमीन के लिए की थी। हाँ, वकालत एलएलबी करते थे ना, तब उस समय पूछा था कि बताओ इन दोनों में क्या डिफरेंस है, तो कहला सर एक दीवानी मुकदमा है और एक फौजदारी मुकदमा है। एक में आपको जमीन का दिखेगा, एक में उसका मिलेगा। सब चीजें गजब है, इसलिए तो एक शब्द बोल दिया, राग राग दहे सदा। राग राग, तो राग सबसे डेंजरस समझना। फिर द्वेष की चर्चा आ गई थी। अब मोह, राग, द्वेष तीनों को दोबारा कभी नहीं समझाना पड़े मुझे, है ना? जब भी आप, क्योंकि अब आप गुणस्थान पढ़ के निकलोगे तो ये अंतर समझ में आना चाहिए। तो राग और द्वेष बैठे हैं चारित्र मोहनी में छुपके, और मोह बैठा है दर्शन मोहनी में छिपके। इस प्रकार ये मोह, राग, द्वेष तीनों को इन प्रकृतियों के आधार से डिवीजन करके बता देना। फिर आगे चलते हैं। तो अब अगला प्रश्न क्या आ रहा है बहन? कर्मों की कितनी अवस्थाएं होती हैं? 10 अवस्थाएं खबर छे? 10 अवस्था। हाँ जी, 10 अवस्था। 10 अवस्था, ये 10 अवस्थाओं का परिचय अब आप में से जितने भी लोग हैं जरा हाथ ऊपर करके बताएं किस किस को पहले से है और किसको नहीं है कर्मों की 10 अवस्थाएं। हाँ जी, ये जैन अनीता जी, क्या दीदी है कि नहीं है? आती है सर में पहले से। अच्छा, आती है। नहीं तो नहीं, जिनको नहीं आती वो हाथ खड़े करें।
हाथी वाले हाथ तो ठीक है, हाथी तो ज्यादा लोगों को होगी, मुझे रेशो देखना है ना। चलो अभी एक मनीषा दीदी का हाथ खड़ा हुआ। श्री श्री दीदी, आपको भी नहीं मालूम कर्मों की 10 अवस्थाएं? बंध सत्ता उदय उदय। सुनिए नहीं सुनिए अभी? हाँ जी। सर आती तो है पर याद नहीं है, इसलिए मैंने हाथ हाँ, खड़ा मेरे किया। को भी याद नहीं आती, सुना याद तो है उसका सर। स्वरूप भी पता है पर हाँ सर, थोड़ा याद नहीं है, इसलिए हाथ खड़ा किया। सर मेरे को भी याद नहीं है, थोड़ा बहुत आता है, थोड़ा बहुत नहीं आता। अच्छा चलो ठीक है, तो फिर ये ग्रंथ पढ़ना तुम्हारे लिए सहायक है, क्योंकि इन्हीं 10 अवस्थाओं के अगले प्रश्न बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ कर्मों की 10 अवस्थाएं होती हैं। बंध, सत्ता, उदय, उदीर्णा। बंध, सत्ता, उदय, उदीर्णा, कर्षण, अपकर्षण, संक्रमण, उपशांत, निधत्ति और निकाचित। हाँ, ये तो जान। तो यहाँ पे आपको पहले याद करवाने की ट्रेंड टेक्निक से पढ़ाऊं कि ये याद हो मैक्सिमम, तो फिर अगले प्रश्न पे अपन बढ़ जाते हैं। बंध, सत्ता, उदय, उदीर्णा, उत्कर्षण, अपकर्षण, 5-5 करके याद कर लो। हाँ सर, ये तो सर याद है 10 नाम तो। ये तो याद है। ये 10 नाम तो याद है सर हम लोग को। बिल्कुल ठीक, तो याद है तो फिर टेंशन नहीं है। और अब आगे सबसे पहला इसमें कौन सी अवस्था आई? बंध। बंध किसे कहते हैं? सामान्य अवस्था में पूछो अपने से, बंध किसे कहते हैं? राग देश रूपी प्रमाण। कर्मों का आकर, कर्मों का आकर अपने से जुड़ने को क्या बोलेंगे? बंध। बंध। ये तो अपन ने 7 तत्वों में भी पढ़ा है, बंध तत्व, है कि नहीं? क्यों होता है? कि जीव के मोह राग देश परिणामों का निमित्त पाकर कार्माण वर्गणाओं का आत्म प्रदेशों के साथ होने वाले विशिष्ट परस्पर एक क्षेत्रावगाह रूप संबंध को बंध कहते हैं। इसमें विशिष्टपना क्या होता है, कोई बताएगा? विशिष्ट शब्द का अर्थ क्या लेना है यहाँ? बोलो प्रमिला दीदी, विशिष्ट क्यों रखा है यहाँ? कुछ ध्यान में आता है? नहीं आ रहा शब्द पूछना। विशिष्ट के लिए रखने का रीजन? हाँ बोलो, कोशिश करो। मैं बोलना। सर जैसे कार्मण वर्गनाएं रहती है वो, लेकिन फिर वो कर्म रूप हो जाती है, इसलिए विशिष्ट हो गई। ना 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 ना, जीव के साथ बंध गई मतलब। नहीं नहीं, वो तो बंध गई तो विशिष्ट। विशिष्ट का मतलब कार्य के उसमें क्यों कहा गया है ये समझना, यही तो भेद ज्ञान का मूल आधार बनेगा कि कार्मण वर्गणाएं कर्म जीव के साथ एक क्षेत्रावगाह संबंध से स्थापित हो गई हैं, तो इनमें विशिष्टपना क्या है? विशिष्टपना ये है कि इतना मिलने के पश्चात भी कर्म वर्गणा कर्म रूप रही है और जीव के प्रदेश जीव रूप है। अच्छा, ये इनका विशिष्टपना जानना। क्या विशिष्टता बताई? कर्म जीव नहीं बना और जीव कर्म नहीं बना। और घुल कैसे गए वो? एक क्षेत्रावगाह संबंध। जैसे एक क्षेत्रावगाह संबंध का एग्जाम्पल दो। शरीर, आत्मा शरीर का, दूध में पानी, तिल में तेल, दूध में और पानी, तिल में तेल। ये एक क्षेत्रावगाह के उदाहरण है। तो ये ठीक है, कर्म में भी तो आए था भैया। भैया कर्म में भी आए थे। कर्म किसे कहते हैं में भी आए तो विशिष्ट अवस्था। हाँ, विशिष्ट अवस्था को कर्म कहते हैं। तो वो जो कर्म की विशिष्ट अवस्था है कि इतना मिलने पर भी वो अपने कर्मत्व पने को नहीं छोड़ता और जीव जीवत्व पने को नहीं छोड़ता। तो जब जीव की मुख्यता से बोले तो वो जीवत्व पने को नहीं छोड़ता, ऐसी महानता बोलेंगे। और जब कर्म की मुख्यता करेंगे तो क्या बोलेंगे मुकुट दीदी? ये कर्म पने को नहीं छोड़ता। कर्म तुम्हारी आत्मा से आके चिपक गए, और कब से चिपक रहे हैं? अनादि से। और बंध की भूमिका में चिपक रहे हैं ऐसा बोलेंगे कि चिपके हुए हैं ऐसा बोलेंगे? चिपक रहे हैं, चिपके हुए हैं। चिपक रहे हैं बोलेंगे तो वो तो आश्रव हो जाएगा। हाँ, चिपके हुए, चिपके हुए हैं। कब से चिपके हैं दीदी? अनादि से। हो। और इस अनादि को भी समझाने का उदाहरण दे सकते हो क्या? कि अनादि का कर्म बंधन की अनादि पने की सिद्धि के लिए टोडरमल जी ने क्या बोला था?
जैसे शरीर में एक जैसे स्वर्ण खदान में रहता है, हाँ हाँ वेरी उसमें गुड। किट्टे काली माँ उसमें किट्टे अनादि से काली बनी हुई युक्त रहती है। स्वर्ण अनादि से है, उसको किसी ने गड़ा दिया हो जमीन में हो फिर वो किट्टे काली माँ उसमें मिली हो, ऐसा नहीं है। एक हाँ। और दूसरा उदाहरण, जैसे तुमने गाय के थन से दूध निकाला, हाँ, उसमें पानी मिला हुआ है। पानी है ही सही, अब उस दूध में पानी पानी है ही, तुमने नहीं मिला ही मिलाया अभी, तो मिला है कि नहीं मिला है? मिला हुआ है। मिला है। मिला ही है। ये ऐसा जीव और कर्म का अनादि का संयोग है। गजब गजब की ताकत के दृष्टांत है भैया, इसलिए रिपीट कर देता हूँ याद रखने के लिए। ओके, तो इतनी बात समझ में आई। तो विशिष्ट अवस्था का मतलब समझना, विशिष्टता क्या है उनमें कि इतना मिलने पर भी, एक क्षेत्राव का संबंध होने पर भी वो कर्म कर्म है, जीव नहीं बना, और जीव जीव है, कर्म नहीं बना। मैं रंगीन पानी के उदाहरण में बोलता हूँ इस बात को। हाँ पानी में रंग मिलाया, हाँ, पानी पानी में और कलर कलर में। हाँ, तो कैसे मिल गया ये कि बिल्कुल जिस जगह पे पानी की बूंद है उसी जगह पे रंग भी पहुंच गया। रंग भी पहुंच गया। लेकिन ऐसा होने पर भी ये क्या है, दोनों की विशिष्ट अवस्था, अलग अलग। रंग पानी नहीं हुआ और पानी रंग नहीं रंग है। नहीं। अब समझ में आ गया विशिष्ट शब्द का अर्थ? आ गया सर। हाँ, बिल्कुल ठीक। चलो, तो यहाँ कहते हैं कि विशिष्ट परस्पर एक क्षेत्रावगारूप संबंध को बंध कहते हैं, है ना। आत्म प्रदेशों का और कार्मण वर्गणाओं का बंध किसके बीच में बता रहे हैं अपन? दो चीजों के बीच में, आत्मा के प्रदेश और कार्मण वर्गणा। वर्गणा। बंध कितने प्रकार के? चार। कौन कौन से भाई? प्रकृति, प्रदेश, अनुभाग। स्थितिबंध अनुभाग। प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाग। चलो, इसको कौन समझाएगा? मतलब स्वभाव, प्रकृति है स्वभाव, बोलो बोलो, नेचर, समझाएगा। प्रकृति है स्वभाव, नेचर। मनीषा दीदी आने वाले हैं सब, ये 10 अवस्थाएं कर्मों की है ना, टेंशन मत लेना, पूछते चलना जहां तुम्हें कठिनता लगे। अभी मोराग द्वेष समझ में आया कि नहीं आया? आया आ गया सर, आ गया। मोनी के 28 भेद याद हुए कि नहीं हुए? हो गए हो गए सर, हो गए। वो सबको याद करके आना है। मोनी के 28 भेद, ज्ञानावर्णी के 5, दर्शनावर्णी के 9, अंतराय के 5 और मोनी के 28। 28। हाँ, और मोनी के तो स्पेशल याद करना है, क्योंकि बिना मोनी को समझे गुण स्थान बना ही नहीं पाओगे तुम। नहीं सर, अच्छे से आ गया समझ में। हाँ, 4 गुण स्थान दर्शन मोनी से, और ऊपर के बचे हुए पूरे 10 गुण स्थान चारित्र मोनी। चारित्र मोह। इनके बल पे वर्णन करेंगे तो समझ नहीं पड़ेगा इन्हें। ठीक है, अच्छी बात है। बंध के 4 भेद, प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, अनुभाग, अनेकों बार समझा चुका हूँ। कोई है तुम में जो समझाने की कोशिश करे? प्रकृति में तो नेचर आएगा सर, कि नेचर कैसा है, स्वभाव कैसा है। ओके, वेरी गुड। और प्रदेश में संख्या प्रदेश आएगी कि के उद्गल परमाणु ने कितनी जगह घेरी, मतलब संख्या कितनी है, मतलब उनकी प्रदेश उद्गल परमाणु। संख्या, साइज आएगा ना सर प्रदेश में। संख्या आएगी। और स्थिति में समय आएगा। स्थिति में कितने समय के लिए बंधा है, मतलब वो। और अनुभाग में फल देने की ताकत कितनी है। शक्ति आएगी, अनुभाग में फल देने की शक्ति। गुड। चलो भाई, अब इतना बोलने पर तुमने जो बोला है ये मुझे तुमने बताया है, मैं तुमसे कह रहा था समझाओ। समझाना नहीं आता सर। अरे समझाने की भी कला आपके अंदर मुझे भरनी है, डालनी है, ताकि आप अनेक और अच्छी प्रभावना कर पाओ धर्म की। तो पता नहीं क्यों आप लोग अंदर में ऐसा मान के बैठे हो हम कैसे समझाएंगे, जबकि बहुत अच्छा समझा सकते हो। समझ में आई ये बात? समझाने में भी आ जाएगी। चलो ठीक है, कोशिश करते हैं अपन इसे। देखो, प्रकृति शब्द जो सुना तुमने, तो प्रकृति शब्द से मनीषा दीदी सबसे पहले क्या नजर आता है आपको? प्रकृति मतलब अंग्रेजी में बोले तो नेचुरल। नेचर, नेचर है। आपकी प्रकृति कैसी है? तो ऐसे जो कर्म परमाणु आ रहे हैं, समझ लो आपने बंद अपन ने किसको कहा कि जो अपने पास स्टॉक में पड़ा हुआ कर्म परमाणुओं का समूह है। आपके पास भी कर्म है कि नहीं स्टॉक में? है सर, बहुत सारे। है ना। स्टॉक में पड़े हुए कर्म के ऊपर फोकस करो। कितने कर्म होंगे? कभी कुछ कैलकुलेशन किया क्या?
नहीं सर, अनादि कर्म है। एक्सरे में एक्सरे करवा के देखने में आ जाए तो नहीं सर, नहीं है। या ऐसी सूक्ष्म है, पकड़ में ही नहीं आते, पर है बराबर, विश्वास है ना। जी अनादि सर। से अपने पास कर्मों का स्टॉक है। अब वो जो हाँ। कर्मों का स्टॉक है, उसी स्टॉक में अपन 4 डिवीजन कर रहे हैं। उसी स्टॉक में एक डिवीजन कर रहे हैं उनके नेचर वाइज। नेचर वाइज जब उनको हम डिवीजन करेंगे, उसे अपन बोलेंगे प्रकृति बंध, है ना। जैसे समझ लो कि तुम्हारे घर में शादी है और 20-25 बच्चे आ गए हैं। अब 20-25 बच्चे जो हैं, उनको तुम्हें ग्रुप बनाना है, तो तुम उनके 4 ग्रुप बनाते हो। एक ग्रुप में नेचर वाइज बच्चों का डिवीजन कर देते हो, है ना। इसका नेचर ऐसा है, इसका ऐसा, इसका ऐसा। ऐसी कर्म प्रकृतियों का जब नेचर वाइज डिवीजन करेंगे, तो उसका नाम क्या देंगे अपन? प्रकृति बंध। प्रकृति बंध, है ना। अच्छा, जब अपन उनको हाइट वाइज डिवीजन कर देंगे, साइज वाइज डिवीजन कर देंगे, है ना। अब इसमें संख्या की भूमिका से भी आप ले सकते हैं और साइज की भूमिका से भी ले सकते हैं। शिल्पी जी, प्रदेश बंद में दोनों स्थितियां स्वीकार, ठीक है सर। हाँ, है ना। तो उसमें उनके प्रदेश, प्रदेश का मतलब ही होता है साइज। जैसे अपन मध्य प्रदेश में रहते हैं, तो मध्य प्रदेश क्या है बताओ? कह रहे हैं एक ऐसा साइज, एक ऐसा प्रदेश का टुकड़ा जिसकी सीमाएं हैं, कुछ साइज है। तो प्रदेश का एक सिंपल अर्थ होता है साइज, और दूसरा अर्थ होता है उसकी संख्या। तो आपने उन बच्चों को साइज के हिसाब से अलग अलग कर दिया कि भैया ये 5-5 फीट के बच्चे इधर आ जाओ और 9-9 फीट के बच्चे एक तरफ हो जाओ। तो ऐसा जो डिवीजन किया, इसका नाम कौन सा बंद हो गया? प्रदेश। ठीक है। फिर स्थिति, अब स्थिति में उनका डिवीजन कैसे कर सकते हो तुम? आयु, है ना। अभी अपन ने हाइट ली थी और अब क्या लेंगे? आयु। कि एक काम करो भैया, 3 साल के बच्चे इस तरफ, 8 साल के बच्चे इस तरफ। स्थिति, स्थिति का मतलब टाइम पीरियड, कंडीशन। प्रदेश स्थिति है। और अब अनुभाग, अनुभाग मतलब फल देने की सामर्थ्य। अनुभाग शब्द का प्रतीक है फल देने की सामर्थ्य। और फल देने की सामर्थ्य में अलग टाइप की वैरायटी होती है। जैसे कि अपन कहें कि छोटी मिर्ची और बड़ी मिर्ची दोनों ही बहुत तीखी होंगी क्या? नहीं, दोनों का तिखास अलग अलग हो सकता है। तो पक्का बड़ी मिर्ची की तिखास तो ज्यादा होगी ना? नहीं, ऐसा नहीं है। पतली की ज्यादा। छोटी मिर्ची वो बहुत ज्यादा चरपरी हो सकती है। तो ऐसे ही उनमें जैसे ताकत का अंतर है, ऐसे ही कर्म प्रकृतियों में जब अनुभाग वाइज अपन डिवीजन करेंगे, तो इसे कौन सा बंध बोलेंगे? अनुभाग। अनुभाग बंध। अनुभाग बंद। प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाग। हर शब्द बंध के 4 भेद, ये पकड़ में आए आपको? हाँ सर, पर जैसे एक एग्जाम्पल से बताएंगे? एग्जाम्पल, चलो ठीक है। आज मनीषा दीदी के घर के सामने से 800 लोग निकलेंगे, ओके। खैर, हालांकि ये मैं प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, अनुभाग को मैं डेंजरस कौन है, कम डेंजरस कौन है, ये समझाने में यूज करता हूँ। लेकिन अभी के अभी समझ लो, प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाग। तो 500 लोग निकलेंगे मनीषा दीदी के घर के सामने से। तो मनीषा दीदी, आपको फोन करके मैंने बोला आज आपके घर के सामने से 500 लोग निकलेंगे, तो आप क्या उत्तर दोगे? कि मनीष भैया, हजारों लोग निकल जाते हैं, 500 निकले तो कौन सी बड़ी बात है ना, निकलते ही रहते हैं। तो कहला ठीक है। अब इन 500 लोगों में आपको डिवीजन करना है प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, अनुभाग का, तो जल्दी समझ में आएगा। इनमें से 500 लोग जो हैं आपके घर के सामने आकर रुकेंगे, निकलेंगे। इनमें से कईयों की प्रकृति शांत है और कई लोग बड़े क्रोधी, उपद्रवी प्रकृति के हैं। तो ऐसा सुन के मनीषा जी को थोड़ी सी चिंता हुई, यार तकलीफ हो सकती है, क्योंकि ये उपद्रवी लोग हैं। घर के सामने मेरे क्यारी में, गार्डन में बहुत से पेड़ पौधे लगे हैं, है ना। तो प्रकृति बंध वो आपको थोड़ी सी चिंता करवाता है कि यार अच्छी प्रकृति के लोग हों तो कोई दिक्कत नहीं, बुरी प्रकृति के लोग रहेंगे तो टेंशन है। तो प्रकृति बंध में इस तरह का, प्रकृति यानी नेचर वाइज अपने को समझना। फिर प्रदेश, अब मैं कह रहा हूं कि उनमें से जो 200 लोग हैं वो बहुत मोटे मोटे हैं, और जो बाकी के 50 लोग हैं वो बहुत दुबले पतले हैं, और फिर बचे हुए 250-300 लोग वो मीडियम स्थिति के हैं। तो मनीषा दीदी क्या कहेंगी? हमें उससे क्या करना? समझ में आया ना? प्रकृति और प्रदेश से अपने कोई डेंजरस स्थिति नहीं है ये दोनों। वो क्या है, हमारे घर के बाहर,
जब उनसे कह दें हम, याद आ गया उदाहरण कि वो याद है सर। आपके घर में 10 घंटे रुकेंगे, अब ये क्या हो गई? स्थिति। हाँ, ये डेंजरस, ये टेंशन की बात शुरू हो गई। समझ में आया ना? स्थिति, अच्छा इतने समय तक रहेंगे। और फिर अनुभाग, अनुभाग मतलब वो अपना वहां पर सारे क्रियाकलाप भी करेंगे, यानी सुबह का नाश्ता भी करेंगे और नहाना धोना भी करेंगे। अब क्या हो गई ये बात, ये और डेंजरस हो गई। तो स्थिति और अनुभाग बंध, ये दो तरह की जाति के बंध अपने लिए खतरनाक हैं, है ना? और इस प्रकृति और प्रदेश बंध ये कम खतरनाक है। समझ में है ना? तो ये में ज्यादा और कम खतरनाक बताने वाला एग्जाम्पल दे दिया है अभी के अभी आपको। लेकिन इसमें भी आपको ये 4 डिवीजन तो समझ में आई कि नहीं आई? आ गई सर। है ना? प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, अनुभाग। अच्छा, ये डेंजर और कम डेंजर की स्थिति बताने में वो जो है ना, प्रकृति और प्रदेश बंध अपने को होते हैं योग से, अच्छा। और स्थिति और अनुभाग बंध होते हैं कषायों से। ये एक चीज आपको यहीं के यहीं में एक बार बोल देता हूँ, जब उसका प्रकरण आएगा तो इनलार्ज कर दूंगा। योग और कषाय, इन दोनों में अंतर समझ पा रहे हो? हाँ जी। योग यानी मन वचन काय की चंचलता, इसको क्या बोलते हैं? योग। योग। और कषाय किसे बोलते हैं? यही पूरा कषायों का खानदान। तो कषायों से क्या होगा? कौन सा बंध होगा? स्थिति और अनुभाग। गुड। योग से प्रकृति और प्रदेश। प्रकृति और प्रदेश। तुम बहुत हाथ पैर चलाओगे, बहुत वचनालाप करोगे, तो तुम्हें जो होने वाला बंध है वो कौन सी जाति का होगा? प्रकृति और प्रदेश। प्रकृति और प्रदेश, हाँ। और साथ ही साथ तुम इसमें यदि कसाएं भी मिला दोगे तो कौन सी जाति हो जाएगी फिर उनकी? स्थिति अनुभाग। स्थिति और अनुभाग। ये तो मैंने संकेत में अभी जल्दी जल्दी में बोल दिया है ना, इनलार्ज अपन कर देंगे। बाकी 4 डिवीजन क्लियर हो गई हैं जी सर। अब इनको अपन परिभाषाओं में यहाँ पढ़ रहे हैं। चलो भाई, प्रकृति बंध का, प्रदेश बंध का, स्थिति का और अनुभाग बंध का फटाफट परिभाषा बोल रहा हूँ, है ना? देखते जाना। है ना सबके पास पीडीएफ बुक? जी। ओके, क्या लिखा है कि प्रकृति अर्थात स्वभाव। चलो कोई पढ़ो जरा, कौन बोलेगा? स्पष्ट जिसकी आवाज आ रही हो बोले। कौन बोलना चाहेगा? बोलो बोलो, कोई भी बोलो। प्रकृति अर्थात स्वभाव, जैसे नीम का स्वभाव कड़वा, गुड़ का स्वभाव मीठा होता है, उसी प्रकार कर्मों के अपने अपने स्वभाव को प्रकृतिबंध कहते हैं। कर्म रूप होने योग्य पुद्गलों का ज्ञानावर्णादि मूल प्रकृति रूप तथा उसके भेद उत्तर प्रकृति रूप परिणमन होने का नाम प्रकृति बंध है। बहुत बढ़िया। इसमें ज्ञाना वर्णादि ये जो भेद किए अपन ने, जो 8 कर्म प्रकृतियां बोली हैं, ये बोलो ये उनका प्रकृति बंध है कि अनुभाग बंध है? प्रकृति। ज्ञाना वर्णादि की जो जो ज्ञान पे आवरण डालेगी वो ज्ञाना वर्णादि की प्रकृति है ना? जो दर्शन पे आवरण डालेगी तो वो प्रकृति के अनुसार उनका डिवीजन है, वो 8 कर्मों का। ठीक है? और तो भेद और उत्तर भेद ये भी समझते हो ना? भेद और प्रभेद। ज्ञाना वर्णादि ये 5, ये 4 8 द्रव्य कर्म के भेद है, और इनके उत्तर भेद हो जाएंगे। हाँ, हो जाएंगे टोटल। नीलेश जी 148 8 द्रव्य कर्मों के उत्तर भेद बोलो। किसके? सर आवाज नहीं सर, किसके? सर क्या बोले सर? द्रव्य कर्म है ना, उनके उत्तर भेद टोटल कितने होंगे? 148। गुड। नहीं आई बात समझ में? आ गई ना? हाँ सर। भेद और उत्तर भेद, सब डिवीजन सर। भेद का भेद जो भेद के भेद जो है उत्तर भेद, उत्तर भेद प्रकृति हुई। प्रभेद को कहेंगे ना सर, उत्तर भेद। हाँ प्रभेद बोल दो, उत्तर भेद बोल दो, समझ गए? भेद, प्रभेद, उत्तर भेद। तो कर्मों के मूल भेद 3, 9 कर्म, द्रव्य कर्म, भाव कर्म। कर्मों के भेद प्रभेद कितने? तो कह रहे हैं प्रभेद कहें तो ज्ञाना वर्णादि द्रव्य कर्म के 8 प्रभेद है। फिर और उत्तर भेद करें, सब डिवीजन करें तो 148 है। 148। अच्छा। ठीक है? तो भेद, प्रभेद, उत्तर भेद, ऐसे इनके नाम चलते जाते हैं। गुड बेटर बेस्ट वाली स्थिति। चलो ये हो गया प्रकृति बंध। अब कहाँ जाओ भाई?
प्रदेश बंद। प्रदेश बंद। प्रदेश बंद समझ में आया? बोलो जरा एक बार। जीव के साथ प्रति समय जितने पुद्गल परमाणु कर्म रूप परिणमन करते हैं उनके प्रमाण संख्या को प्रदेश बंध कहते हैं। स्थिति बंध किसे कहते हैं? ज्ञानावर्णादि कर्म रूप परिणमित पुद्गल स्कंदों की आत्मा के साथ एक क्षेत्रवगा स्थिति रूप कालावधि को बंधन को स्थिति बंध कहते हैं। बस स्थिति मतलब कालावधि, ठीक है। एक ही चीज को पकड़ते चलो, उसमें मतलब तुम्हें सेम टू सेम परिभाषाएं भी याद रह जाएं। मुझे भी ऐसा है कि मतलब इतनी मेहनत अभी करवानी नहीं है, पर धीमे धीमे आप स्वयं करोगे तो बहुत अच्छी बात। तो प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, तीन चीजों में भाव भाषण हो जाए। आगे चलो। अनुभाग बंध किसे कहते हैं? ज्ञानावर्णादि कर्मों के रस विशेष को अथवा फल प्रदान करने की शक्ति विशेष को अनुभाग बंध कहते हैं। अनुभाग यानी उनके फल देने की ताकत। तो ये हो गया अपना बंध, पहला पॉइंट बंध। बंध, सत्ता, उदय, है ना। तो बंध के बाद अब दूसरा पॉइंट क्या था? सत्ता। सत्ता, सत्ता मतलब क्या होता है? बंध का मतलब भी हमने स्टॉक में पड़े हुए कर्म रख लिए हैं, देखो, है ना। और अब सत्ता और बंध में कल मैं अंतर पूछने वाला हूँ। तो सत्ता की जो परिभाषा बोलेंगे उसको ध्यान से सुनना, क्योंकि दो चीजें यदि एक होती तो दो शब्द कहने की जरूरत क्या होती है? जैसे मोह राग दोनों में ही वस्तु का अच्छा लगना होता है। यदि अच्छा लगना हो रहा है तो दो चीजें क्यों कह रहे हैं अपन? ठीक है, मोह एंड राग, वो दो चीजें अलग अलग हैं। ऐसे ही बंध और सत्ता, इन दोनों में क्या डिफरेंस है तो ध्यान दे के पढ़ना। सत्ता किसे कहते हैं? चलो। अनेक समयों बंधे हुए कर्मों का विवक्षित काल तक जीव के साथ अस्तित्व होने का नाम सत्ता या सत्व का है। अब इन दोनों के बीच का अंतर तुम्हें निकालना है, बंध का और सत्ता का। तो देखो समानता दिख रही है ना दोनों में। सत्ता में अस्तित्व है ना, इसमें तो इसमें फल भी। कितने समय तक जीव के साथ रहेगा, इसका मतलब तो ये है सत्ता का मतलब। तो स्थिति बंध है, इसका स्वरूप नहीं लिख रहा क्या सत्ता का? हाँ, स्थिति बंध में नहीं, आप बंध बोले। हाँ, तो मैं बंध के बच्चों को भी तो ले लूंगा। हाँ। 4 बच्चे आपने बोले। सही है। सही है ना। थोड़ा थोड़ा सा बस इसमें यही तो कह रहा है ना कि ये प्रश्नोत्तरी अपने ज्ञान को थोड़ा सूक्ष्म करेगी, पकड़ में आएगी बात कि हाँ यस ये कहेंगे तो राइट। इसमें जरा सा और जरा से अंतर है। अब पढ़ना सिंपल होता तो मैं आपको ऐसे ही पढ़ा देता, पर सोच रहा हूँ कि अब आप पढ़ रहे हो तो उसकी थोड़ी सूक्ष्मता भी पकड़ते चलो, है ना। बंध में और सत्ता में बस जरा सा डिफरेंस है। अपने यहाँ सेना किसे कहते हैं मालूम? सभी सैनिकों का ग्रुप। अभी 15 अगस्त पे जो हुआ था परेड, ठीक है ना। लेकिन इसमें सबका जो डिवीजन कर दिया अपन ने। हेलो, हाँ, आवाज आ रही? आ रही है। चलो अभी कनेक्टेड है, मैंने कहा वो शायद डिस्कनेक्ट ना हो गया, है ना। समय तो हो गया है अपना। क्लास बंद हो गई थी ना। हाँ, वापिस हो गई थी तो 2-5 मिनट, वही मैं कह रहा हूँ कि अभी जो है डिस्कनेक्ट नहीं हुआ है। अच्छा, सुनने में आ रहा है। हाँ, तत्व अर्थात सत्ता। तो सत्ता किसे कहते हैं? जैसे उनका अलग अलग ग्रुप है, ये जल सेना, ये थल सेना, ये वायु सेना, समझ में आया ना। तो ऐसे ही अनेक समयों में बंधे हुए कर्म, वो सब जो अनेक समयों में बंधे हुए कर्म है वो तो हो गया उनका बंध, ठीक है, पूरा स्टॉक। लेकिन उस स्टॉक में हमने क्या किया है? डिवीजन किया है कि विविक्षित काल तक, यानी उनका ड्यूरेशन पीरियड देख देख कर उनके जो ग्रुप बना दिए, और वो ग्रुप वो जीव के साथ कब तक अस्तित्व रखेंगे इस रूप में हमने उनका डिवीजन किया, उसका नाम है सत्ता। तो एक तो बंध में हमने क्या किया था? बिल्कुल लेके आए और आके भर दिया अलमारी में सामान, ठीक है। लेकिन अब जो सत्ता है इसमें क्या किया? सत्ता और बंध में ये डिफरेंस उदाहरण से समझो। सामान लाए और अलमारी में भर दिया। जैसे तुम झोला लेके बाजार गए, बहुत सारी चीजें तुमने सब्जी वगैरह सब उसमें खरीदी, तो सब क्या हो गया उसमें? सब ठेले में सब्जी का क्या हो गया? बंद। ठीक है। और फिर तुम घर पे आए और तुमने फ्रिज में बराबर सब्जी को व्यवस्थित जमाया, तो इस व्यवस्थित जमाने को हम क्या बोलेंगे? सत्ता। सत्ता, व्यवस्थित करना उन्हें।
नहीं कि भैया ये सब्जी जो है ये इसको ऊपर रखना है, टमाटर है पिचक जाएंगे, उनको व्यवस्थित करना। व्यवस्थित करने के बहुत सारे एंगल हैं, इसमें व्यवस्थित तुमने किस अर्थ से किया कि उनके विवक्षित काल की भूमिका से, यानी इसमें सत्ता और ये स्थिति बंध दोनों में बड़ा समन्वय दिखेगा तुम्हें। स्थिति बंध में भी अपन ने क्या देखा था, उन कर्मों की पुद्गल स्कंदों की आत्मा के साथ एक क्षेत्र का स्थिति रूप कितने टाइम तक, कालावधि तक उनकी स्थिति के बंधन को। और यहाँ पे भी क्या देख रहे हैं, विवक्षित काल। हाँ, तो वो विवक्षित मतलब जो 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 अपेक्षित है। जैसे इस समय हम कहें कि राजा श्रेणी की आयु कितनी होना चाहिए, अच्छा तो आप कहोगे कि वो पहले जो क्या बोलते हैं, पहले 24 का तीर्थंकर बनेगा, पहला तीर्थंकर भविष्य की, है ना। तो भविष्य की 24 का जन्म कब होगा, कि अगले आने वाले चौथे काल में। तो अब ये बीच का जो टाइम है ये क्या हो गया तुम्हारा, विवक्षित काल। विवक्षित काल, टाइम ड्यूरेशन, विवक्षित काल। ये मतलब विवक्षित उदय में आने के पहले वाला जो टाइम है, जब तक उदय में नहीं आया, टारगेट कर रहे हैं, जिसको हम टारगेट बना रहे हैं, जिससे हम समझ पा रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं, विवक्षित काल। जैसे तुम सब्जी में नमक डालते हो, अब बोलो आज 10 लोग आ रहे हैं और तुम सब्जी बना रहे हो, कल तुमने 4 लोगों के लिए सब्जी बनाई थी तो उसमें चम्मच भर नमक डाला था, और आज 10 लोगों के लिए बना रहे हो, तो क्या है विवक्षित तुम्हारे लिए, 2 चम्मच, उसका डबल डालना ना सर, ज्यादा डलेगा। अब डबल की ट्रिपल वो तुम अपने जो विवक्षा कर लेते हो उसका नाम है विवक्षित। ठीक है, यानी एक बहुत व्यवस्थित तरीके से रखना। सत्ता का मतलब क्या होता है, एक व्यवस्थित तरीके से कर्मों को, एक ग्रुप को बनाना। अब इसी सत्ता के अंतर्गत तो दीदी अपन कहते हैं ना कि मोहिनी की सत्ता कितनी रहती है, कितने कोड़ा कोड़ी सागर, वो अपने 70 कोड़ा कोड़ी। हाँ, ये क्या है, उसकी बंदे की सत्ता है। क्या हुआ नीलेश जी, कुछ पूछना है क्या? नहीं सर। हाँ, समझ में आ रही है बात, सत्ता और बंद में अंतर? हाँ सर। ओके, बिल्कुल, जहाँ समझ में नहीं आया बीच में पूछ लेना भैया, कोई ये ना समझे कि भैया पूछने पर क्या है। क्या 70 कोड़ा कोड़ी तो बंद हुआ ना, 70 कोड़ा कोड़ी सागर का बंद, उसकी सत्ता इतनी रह सकती है, सत्ता में है ना, इतने समय तक रहेगा तो सत्ता में है ना, सत्ता में है। सत्ता और बंद में जरा सा डिफरेंस है। 70 कोड़ा कोड़ी सागर का बंद हुआ है कि 70 कोड़ा कोड़ी सागर तक उसकी सत्ता रह सकती है। क्या उसकी सत्ता बोलो तो जिस काल आ जाए वो उतने काल का बंद है, उदय में आएगा जब का बंद हो जाएगा उतने समय का। राइट, बंधेगा जब तो वो टाइम होएगा और उसके बाद तो सत्ता में रहेगा ना। हाँ, तो आपने बंद हो गया, मतलब उसके बैटरी बाद का दिया था उदाहरण, इसका मोबाइल की बैटरी, फोन का मोबाइल की बैटरी आपके जितने चार्ज करनी है वो उतनी सत्ता में हो, जितना आप मतलब यूज कर रहे हो उतना यूज कर लिया उसका बंद हो गया। हाँ सर, ऐसा बताएं, यूज करेंगे तो दिया बंद हो गया। नहीं ये थोड़ी बताया, इसका नहीं है, नहीं ऐसे नहीं बताया सर, ऐसे नहीं बताया, इसका नहीं बताया ऐसा। बैटरी मोबाइल का बताया था। जो किसी भी दृष्टि से लगाओ ना तुम, बंद और सत्ता का डिवीजन, सब लोग विचारना भाई, देखो अपन सबकी तत्व चर्चा होती है, तो गुरु शिष्य वाली भूमिका में भी ये तत्व चर्चा बहुत इष्ट है, तो हम तो आपको दृष्टांत की भूमिका में और सरलतम दृष्टांत पकड़ सको तो पकड़ लो। बंद और सत्ता के जो 2 वाक्य मैंने अभी बोले, ठीक है, सत्ता में रहना और बंद होना, तो बंद की भूमिका और सत्ता की भूमिका में वो वाली व्यवस्था कि मोह कर्म, मोहिनी कर्म का बंद कितने कोड़ा कोड़ी सागर तक रह सकता है, उसकी सत्ता कितने टाइम तक रह सकती है, 70 कोड़ा कोड़ी सागर तक वो अपनी सत्ता में रह सकता है, अस्तित्व में रह सकता है। और अभी जो हुआ है तुम्हें, जो बंद तुमने मोहिनी का किया है, ये कितने की 10 साल का बंद किया है या 5 साल का बंद किया है। बंद की प्रकृति और सत्ता की प्रकृति में ये डिवीजन भी कर सकते हो, और दोनों में बड़ी सिमिलरिटी है, सिमिलरिटी होने के बाद भी डिफरेंस है।
डिफरेंस की वजह से। तो दो नाम दिए, बंध और सत्ता। ठीक है, 70 कोड़ा कोड़ी सागर का बंद हो गया, बंद हो गया, बंद हो गया कि बंद हो सकता है। जब सकता है शब्द लगा दिया जाए तो काय का संकेतक मिल जाएगा, उसकी सत्ता इतनी बह सकती है। पर अभी आपको उतने का बंद हुआ है कि नहीं हुआ है ये देखना पड़ेगा। चलिए भाई, मेरे ख्याल से पूरब जी के मैसेज आ गए हैं एंड मीटिंग का। ठीक है, तो अब अपनी जो है इसके ऊपर चर्चा यहीं इसी व्यवस्था से अपन कल करेंगे। आपको प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, अनुभाग, ये 4 चीजें समझ में आई, मोह राग चीजें समझ में आई जी सर। उनको भली भांति ज्ञान में रख लेना। और अब 10 प्रकार की अवस्थाओं की चर्चा एक एक क्रम से अपन बढ़ाते चल रहे हैं। प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और उसमें अब अपने बंद की चर्चा पूर्ण यहाँ पे करके सत्ता की चर्चा जो ली है, तो सत्ता और बंद के डिफरेंस को कल भी और खोलेंगे। चलेगा? ठीक है, ठीक है सर। चलिए भाई, ठीक है। तो आज के लिए यहाँ विराम देते हैं। जिनवाणी वाणी के जानते तुझे लो पालो तो वाणी माता की नमो सदा द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। जय 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 सभी जय। इसको कॉल एंड करने के लिए